और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो 3rd यूनिट है, साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट, उसमें हम कर रहे हैं टॉपिक पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो वर्ड्सवर्थ का काव्यशास्त्र को लेकर मान्यता था, उनमें ये था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था। मूलतः वर्ड्सवर्थ जो थे वो कवि थे। वर्ड्सवर्थ को पोथ टलेरिएट की उपाधि भी दी गई थी। यानी एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज क्या था, कवि का था, और वर्ड्सवर्थ को पोथ टलेरिएट की उपाधि दी गई थी। प्रकृति उनके विचारों की मूल रूप में, यानी प्रकृति उनके विचारों का क्या था, मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। तो वर्ड्सवर्थ ने कितनी उम्र में, 20 वर्ष में ही। पहले तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि था, वर्ड्सवर्थ को पोथ टलेरिएट की उपाधि दी गई। प्रकृति उनके विचारों का मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति 1789 उनके विचार को। सन 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस प्रकाशित हुआ 1793। 1795 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करना है कि विलियम जो वर्ड्सवर्थ है, उनका मूल मिजाज क्या है, कवि का। उनको उपाधि पोथ टलेरिएट का। प्रकृति उनके विचारों की क्या थी, मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने ही 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा की थी। आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति 1789 ने उनके विचार को। सन 1793 में वर्ड्सवर्थ का पहला संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था। 1795 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात जो है कॉलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में बदलता है। इनकी रचना लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिलती है। अब यहाँ पे देखिए मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक हैं। कौन? मैथ्यू आर्नल्ड जो है ये आधुनिक अंग्रेजी के जो है महान आलोचक है। आर्नल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आर्नल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का न्यूनतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ कल्चर एंड एनार्की में भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन व तीव्र भावों का संभावनाएं हों। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक, अनवितीय, अनुवाद, सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे, जिसके वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग हो और कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की भी बात हो। कार्य व्यापारों की गुरुता, चरित्रों की उदात्तता, स्थिति की तीव्रता को आर्नल्ड ने प्राचीन यूनानी कवियों की सफलता का कारण माना और काव्य में विचारों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापारों के निरूपण पर भी बल दिया है। जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन कौन है? ये एक महत्वपूर्ण कवि हैं। जॉन ड्राइडन एक महत्वपूर्ण कवि और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। नाटक के लिए ड्राइडन ने जीवंत पृथ्वी में मानव प्रकृति चित्रण रूप की संज्ञा दी है। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 ईस्वी में प्रकाशन में आया। इनके भीतर निएंडर नामक पत्र की भूमिका में ये स्वयं प्रस्तुत थे। ड्राइडन है, इन्होंने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। किसको? ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से ही शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है, ये ड्राइडन का कहना है। उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, ये कहना है ड्राइडन का। देखिए यहाँ पे कॉलरिज, तो कॉलरिज का क्या मानना है? कॉलरिज जो कि एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो कॉलरिज जो कि एक प्रत्ययवादी आलोचक थे, कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। कॉलरिज द्वारा काव्य की अवधारणा जयवादी सिद्धांत पर निर्मित की गई थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर सन 1798 में लिरिकल बैलेट नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य किया। इनकी भूमिका अत्यंत ही प्रसिद्ध हुई। इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म का उदय माना जाता है। कॉलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका मतलब है साहित्यिक जीवनी। इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है, किंतु ना तो वह पूर्णतः साहित्यिक है, ना पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का मिश्रण है।
सेंट्सबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तू और लोंजाइनस के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कॉलरिज को ही दिया है। बेनेडिक्टो क्रोचे कौन है? ये एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। हमने आत्मवादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक प्लेटो को भी देखा था, और यहाँ पे जो बेनेडिक्टो क्रोचे हैं ये भी एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नाम से अपना पहला निबंध इन्होंने कब लिखा था? तो 1900 ईस्वी में लिखा था। 1902 में लाख कृतिका करके, तो 1902 में लाख कृतिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन, अलेक्जेंडर गोटलीब बाउमगार्टेन ने एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया तथा आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। एस्थेटिक यानी इंद्रिय ग्रह ज्ञान क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति जिसके दो भाग हैं। इसके प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद डगलस एंसले ने किया। क्रोचे की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो इनका है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक्स 1920 ईस्वी, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 ईस्वी। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं। काव्य के संदर्भ में क्रोचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है तथा उनके विचार नव्य शास्त्रवाद नियो क्लासिज्म में शामिल किए जाते हैं। इनके गुरु कौन थे? आयरविंग डेविड और जॉर्ज संतायना माने जाते हैं। इलियट की मूल भावना का स्वरूप उनके लिए ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में समाहित है, जो द सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने निजी काव्य कर्मशाला का उपचार तथा काव्य निर्माण में अपने चिंतन के विस्तार को ही आलोचना माना है। इलियट ने कार्यत्री और भावयित्री को एक दूसरे का पूरक माना है तथा उनका मानना था कि आलोचक और कवि एक ही व्यक्ति होते हैं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण ये इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से हैं। द क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर इन्होंने सन 1922 से 39 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई। इनकी द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध काव्य रचना पहले 1922 ईस्वी में इसे क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। I.A. रिचर्ड अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रथम बार निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप से पहली बार निर्मित करने का श्रेय जो है रिचर्ड को जाता है। रिचर्ड सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ मानते हुए पाठक अथवा दर्शक के भीतर उत्पन्न प्रभाव के रूप में देखते हैं। नई समीक्षा यानी द न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान कराने वाले आलोचकों में अग्रणी हैं। आलोचकों के दो भेद रिचर्ड द्वारा माने जाते हैं। एक तो आलोचनात्मक अनुभूति मूल्य का वर्णन, प्राविधिक में अनुभूति साधनों का वर्णन। मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्ता के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। रिचर्ड का ये मत था कि कलाएं जो है जीवन के संचित मूल्यों का समूह होती हैं, जिनमें असाधारण पुरुषों के जीवन का पहलू उद्भूत होता है। रिचर्ड ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक विषयों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य, अनुभूतियों की श्रेष्ठता, कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद मूल्य इत्यादि। अपने दो सहयोगी लेखक C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड ने द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1922 में जो है आलोचना के क्षेत्र से जोड़कर किया था। C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर रिचर्ड ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ। रिचर्ड ने लगभग 12 ग्रंथ लिखे। तो रिचर्ड ने कितने? लगभग 12 ग्रंथ लिखे। उनका अंतिम ग्रंथ बियॉन्ड 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रिचर्ड की ख्याति का मूल आधार प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन ये 1934 में नामक उनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही गई। प्रमुख पाश्चात्य विचारक व उनका जन्मस्थान देखें तो प्लेटो का जो जन्मस्थान है प्लेटो एथेंस, अरस्तु मकदूनिया, लोंजाइनस यूनान, वर्ड्सवर्थ का है इंग्लैंड, कॉलरिज का इंग्लैंड, क्रोचे का है इटली और T.S. इलियट का अमेरिका और I.A. रिचर्ड का यूनाइटेड किंगडम। देखिए यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार में दिया है। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। विरेचन और त्रासदी सिद्धांत ये किसका है? तो अरस्तु का। उदात्त सिद्धांत या उदात्तवाद ये लोंजाइनस का है और द्वंद्ववाद किसका है? तो द्वंद्ववाद जो है ये हीगल का है। अब यहाँ पे देखिए अन्य सिद्धांतों में देखें तो स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ का, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का, अस्तित्ववाद सॉरेन किरगार्ड का, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, प्रतीकवाद ये है जीन मोरियास बादलेयर मेलामे का,
प्राकृतवाद एमिल जोला का है। मनोविश्लेषणवाद ये है फ्रायड का। अभिव्यंजनावाद किसका है? तो बेनेडिक्टो क्रॉचे का है। महान अर्थवाद यानी यथार्थवाद या आलोचनात्मक यथार्थवाद तो जॉर्ज लुकास का। बिंबवाद किसका है? तो ये है बिंबवाद टी.ई. ह्यूम एजरा पाउंड का। यहाँ पे देखिए क्रमशः टी.एस. इलियट के जितनी भी रचनाएं उसमें है बिंबवाद, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और उपन्यास का अंत। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत ये किसका है? तो यहाँ पे देखिए संप्रेषण, मूल्य और अर्थमीमांसा सिद्धांत ये तीनों, संप्रेषण, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत ये रिचर्ड का है। यथार्थवाद कार्वे से है। अंतश्चेतनावादी यथार्थ ये है डी.एच. लॉरेंस का। कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट का है। जादुई यथार्थवाद बोलो का है। अति यथार्थवाद किसका है? तो अति यथार्थवाद है आंद्रे ब्रेथा फ्रांस हर्बर्ट रीड इंग्लैंड का। दादावाद है ट्रिस्टन ज़ारा ज़ेआर का। नवशास्त्र यानी नव्य शास्त्रवाद ये है बेन जॉनसन का। संरचनावाद किसका है? तो ये है संरचनावाद प्रोफेसर फर्डिनांड डी सास्यूर। उत्तर संरचनावाद। मनुष्य की मृत्यु विखंडनवाद ये है जाक देरिदा का। अजनबीपन स्कोलोवस्की का है। विडंबना विसंगति और अंतर्विरोध विरोधाभास ये है क्लिंथ ब्रूक्स का। शुद्ध कविता देखिए यहाँ पे जो शुद्ध कविता है ये है रॉबर्ट पेन वॉरेन का। साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलिट तेन का है। विचारधारा का अंत ये है डैनियल बेल का। लेखक की मृत्यु रोला बार्थ। लेखक का अंत लॉयन ट्रिलिंग। परंपरागत शैली की मरती हुई विधाएं ये है एडमंड विल्सन का। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए जो भी मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं उनके साथ कला साहित्य चिंतक का जो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है कौन कौन से, जैसे जो मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन से अस्तित्ववादी चिंतक हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं। तो जब हम मनोवैज्ञानिक चिंतक की बात करेंगे तो मनोविज्ञान के बारे में सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर और युंग और एलिस ये 4 लोग हैं। सिगमंड फ्रॉयड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव युंग और इनके अलावा डॉक्टर हैवलॉक एलिस। अस्तित्ववादी कला साहित्यिक चिंतक में है सॉरेन किर्कवार्ड, मार्टिन हैडगर, कार्ल जास्पर्स, काफ्का फ्रांस और ज़्यापाल सार्त्रे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी के एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था सीयूटी के पीएचडी एंट्रेंस में कि मनोवैज्ञानिक चिंतक इसमें से कौन से हैं अस्तित्ववादी, तो ऐसे नाम मिक्स करके दे देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अस्तित्ववादी में किर्केगार्ड हैं, हैडगर हैं, जास्पर्स हैं, फ्रांज हैं, सार्त्रे हैं। और देखिए कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा से जो संबंधित है तो कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा से जो हैं वो हैं बेनेडिक्टो क्रॉचे जो कि कला साहित्य से जुड़े हैं। बेनेडिक्टो क्रॉचे, एजरा पाउंड हो गए, टी.एस. इलियट, जॉन क्रो रैनसम, हर्बर्ट रीड ये सब कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा से। और नई समीक्षा या नव्य आलोचना से फ्रैंक रेमंड लिविस हैं, एलन टेट है, टिलियर्ड है, क्लिंथ ब्रूक्स हैं, सर विलियम एमसन, मिडलटन मरे ये करके हैं। अब यहाँ से जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होने वाला है प्लेटो के काव्य सिद्धांत संबंधी टॉपिक। तो हम प्लेटो के काव्य सिद्धांत को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और चैनल पे आपको बहुत सारे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कंटेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप जो है कनेक्ट होकर बराबर अपडेट पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।